हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा अच्छे होंगे और पढ़ाई को बेहतर तरीके से अपनी धार दे रहे होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि क्या कुछ चीज़ें आपकी थी, गुप्त प्रशासन के बारे में बता दिया था। और आज मैं बात करने वाला हूँ आपके पुष्य भूति वंश। तो पुष्य भूति वंश में कौन शासक रहा, कहाँ तक उसका क्षेत्रफल था, क्या कुछ इसमें खास है, और एग्जाम से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें आपको समझने के लायक हैं और कौन सी चीज़ें आपको मतलब याद करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पुष्य भूतिवंश से जो प्रमुख शासक था हर्षवर्धन, तो उसने काफ़ी मतलब दान देने वाला, बहुत सारी चर्चाएं इस पर हम लोग करेंगे। तो फिर से आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी पुष्य भूतिवंश के बारे में। देखिए, मैंने आपको गुप्त काल को बताया। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में उत्तराधिकारी होता है उसका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के साथ में उसका प्रशासन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पहले कौशाम्बी में हुआ करता था और अकबर ने उसको अपने किले में प्रयागराज में मतलब उसको बुलवा कर मंगवा कर रखवा लिया, मतलब रखवा दिया था, अवस्थित करवा दिया था। तो क्या कुछ जानकारी आज के सब्जेक्ट में है, आज की क्लास में क्या है, और बेहतर तरीके से आज की क्लास चलेगी। और आशा करूंगा कि आप लोग पिछला वीडियो देखकर ही अगला वीडियो देखेंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल की जो क्लास है ये थोड़ी सी खास है, क्योंकि ये आपकी पूर्णतः मैं लिखवा कर आपको क्लास करवा रहा हूँ। और जो क्लास है आपकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसमें लगभग 28-29 के आसपास वीडियो हो गए हैं, उनको आप देखते चलिए और क्लास को करते चलिए, समझते चलिए। जहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कमेंट डाल सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्य भूति वंश। बात करेंगे हम लोग पुष्य भूति वंश। इस जो वंश है, इस वंश का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की आधार पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल में मैं केवल उत्तर प्रदेश का जो इतिहास होता है वही नहीं पढ़ाता हूँ, उससे लिंक करके जो इतिहास है भारत का इतिहास, वो भी इससे ही बना हुआ है। क्योंकि भारत का इतिहास मतलब टोटल इतिहास हो गया आपका। जो यूपी का इतिहास है, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बातें हैं, प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख युद्ध स्थल है, प्रमुख युद्ध है, प्रमुख राजा है, जो जो यहाँ पर हुए, तो इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जो होता है आपका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पुष्य भूतिवंश 7वीं शताब्दी में एक बात करता हूँ। 7वीं शताब्दी में बात करते हैं पुष्य भूतिवंश की। तो 7वीं शताब्दी में क्या था, आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। 7वीं शताब्दी में जो प्रमुख शासक होता है, 7वीं शताब्दी का मुख्य शासक, जो मतलब तगड़ा तंदुरुस्त नहीं कहेंगे कि जिसका पूरे लगभग उत्तर भारत पर शासन स्थापित था। 7वीं शताब्दी में प्रमुख शासक उससे भूति वंश का उससे भूति वंश का हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी में प्रमुख शासक था, क्योंकि हर्ष के शासन काल में, हर्ष के समय, उस कहते हैं ना, उसके टक्कर का कोई शासक नहीं था। हर्ष ने अपने शासन काल में बहुत सारी अपनी नाम को, अपने काम को, अपने प्रशासन को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था, इतना ज्यादा योग्य शासक था कि इसके जैसा मतलब तत्कालीन समय में 7वीं शताब्दी में शासक नहीं था। इसलिए हर्ष ने क्या किया, सबसे पहले बात यह हुई कि हर्ष पहले हरियाणा, थानेश्वर मतलब हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में शासन करता था। तो हर्ष ने क्या किया, देखिए इसकी बहन थी एक, तो इसकी बहन का नाम था राजश्री।
शासक था? हर्ष। देखिए हर्षवर्धन को मैं हर्ष लिख रहा हूं, आप लोग हर्षवर्धन चाहे तो हर्षवर्धन लिख ले या हर्ष लिख ले। हर्ष मूलतः हरियाणा क्षेत्र, इसकी राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसकी राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर। तो थानेश्वर के आसपास, हरियाणा के आसपास जो थानेश्वर राजधानी हुआ करती थी, वहां पर यह शासन करता था। का शासक था? शासक था। अब बात यहाँ पर परिवर्तित, मतलब बात परिवर्तित होके कैसे आती है, हर्ष कन्नौज का शासक कैसे बना? बात ये होती है, कन्नौज के एक राजा हुए थे ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा के साथ में उसकी बहन की शादी होती है राजश्री की। ग्रह वर्मा की जो हत्या है, मालवा के नरेश, उनका भाई देवगुप्त, उसने उनकी हत्या कर दी। किसी कारणवश से दुश्मनी रही होगी, कुछ भी रहा हो, उसने उनकी हत्या कर दी। और उसने जब उनकी हत्या कर दी तो राजश्री ने क्या किया, अपना ग्रह त्याग, राजपाट त्याग करके वो वनों में चली गई। वहां से जब हर्ष को पता चलता है कि हमारी बहन मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर है, नहीं है राजपाट, मतलब रात में नहीं है, तो वो चली जाती है। फिर उसके बाद में उसकी खोज होती है। हर्ष मतलब 5-5 लाख का शायद उस पर इनाम भी रखता है कि अगर जो हमारी बहन को ढूंढ के देगा उसको 5 लाख या 10 लाख कुछ भी इनाम भी दूंगा। तो विंध्याचल के क्षेत्र में जाकर के हर्ष को उसकी बहन मिलती है। फिर हर्ष ने अपनी राजधानी चेंज करके फिर कन्नौज को मतलब कर लिया। वहां से जब इसका मतलब कहते जीजा, मतलब उसके जीजा नहीं रहे या राजश्री के पति की हत्या हो गई, उसके बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को छोड़ करके कन्नौज की मतलब अपनी राजधानी बना लिया। जब उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया तो कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख, मतलब जब राजधानी बन गया तो प्रमुख नगर भी बन गया। क्योंकि जब राजधानी, किसी राजा की राजधानी जब दिल्ली हुआ करती थी, तब दिल्ली, देखिए बहुत सारे राजाओं की सल्तनत काल से लेकर के बहुत मतलब आगे तक, अंग्रेजों तक, देखिए दिल्ली राजधानी रही है। जब राजधानी दिल्ली रही तो आज भी राजधानी दिल्ली है। तो दिल्ली जब राजधानी है तो प्रमुख मतलब नगर भी बन जाता है। तो वही कन्नौज जब राजधानी बन गया तो वहां पर प्रमुख नगर बन गया उत्तर भारत का। तो मैं बात कर रहा था आपको यहाँ से कि मतलब थानेश्वर का शासक था, हरियाणा के आसपास क्षेत्र मतलब राज करता था, वहां पर वहां शासक था। अब बात होती है यहाँ पर इसके जो प्रमुख शासक थे, इसकी जो बहन थी। अब हम बात करते हैं इसकी बहन। इसकी बहन का विवाह, इसकी बहन का जो विवाह है ना, मौखरी वंश के शासक हुआ करते थे। मौखरी वंश के शासक, मौखरी वंश के शासक कन्नौज में थे। और मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था, के साथ हुआ था। बात यहां तक पहुंच गई। ग्रह वर्मा के साथ में उसकी बहन की शादी हो जाती है और उसकी बहन की शादी हो गई। बात यहां तक पहुंची। लेकिन बात क्या होती है, यहीं पर चाहे तो आप लिख लीजिए या अलग से लिख लीजिए, पॉइंट बना लीजिए। किंतु मालवा नरेश के भाई देवगुप्त द्वारा, देवगुप्त द्वारा किसकी, ग्रह वर्मा की, इनकी जो है इसने हत्या करवा दी थी, हत्या कर दी थी, द्वारा ग्रह वर्मा की, ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई। आपको कहानी समझ में आई ना? मैंने बताया कि उसकी शादी हुई राजश्री, यहाँ पर इसकी बहन का नाम लिख लीजिए, इसकी बहन राजश्री, इसको आप नोट कर लेंगे चाहे ब्रैकेट में
लिख लीजिए, हर्ष की बहन थी राजश्री। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर तो देखेंगे राजश्री का जो विवाह है ग्रह वर्मा के साथ में हो जाता है, और ग्रह वर्मा जो है कन्नौज के शासक हुआ करते थे। ठीक, ये मौखरी वंश के शासक हुआ करते थे, ग्रह वर्मा मौखरी वंश के शासक। और इनकी जो हत्या है मालवा के नरेश हुआ करते थे, उनके भाई ने देवगुप्त द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। जब देवगुप्त ने इनकी हत्या कर दी तो भाई ऑब्वियस सी बात है जो राजश्री होगी परेशान तो होगी ही होगी। तो राजश्री क्या होती है, परेशान हो जाती है। तो राजश्री को कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करना है, इतनी राजपाट होने के बावजूद, ये सब हमारे पास होने के बावजूद हम कैसे इस शासन को प्रशासन को संभालें, इस शासन प्रशासन को कैसे संभालें। तो राजश्री क्या करती है, राजश्री द्वारा राज्य एवं ग्रह त्याग दिया जाता है। राजश्री ने ग्रह और राज्य जो जो भी प्रशासन हुआ था त्याग दिया जाता है, उसने त्याग दिया और वो वनों में चली गई भटकते हुए। जब हर्षवर्धन को ये बात पता चली कि हमारी बहन ऐसी ऐसी जगह पर चली गई, मैंने आपको बताया 7वीं शताब्दी का प्रमुख शासक हुआ उस भूति वंश का, जिसका नाम था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने क्या किया, मूलतः जो यहाँ ये प्रमुख रूप से हरियाणा थानेश्वर के क्षेत्र का शासक हुआ करता था और वहां पर ये अपना प्रशासन संभालता था। लेकिन इसकी बहन का विवाह, राजश्री का विवाह हो जाता है मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ, जो कि कन्नौज के शासक हुआ करते थे। इनके साथ में इसका मतलब विवाह हो जाता है। लेकिन जो कन्नौज के शासक हुआ करते थे, मालवा वर्तमान क्षेत्र एमपी के आसपास का क्षेत्र जो पड़ता है ना, एमपी के आर्य बुंदेलखंड के आसपास का उस साइड का क्षेत्र, वहां पर मालवा पड़ता है। मालवा के नरेश हुआ करते थे, उनके भाई देवगुप्त द्वारा इनकी तो दुश्मनी होगी उससे, तो उसने इनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में जब हत्या हो जाती, पति की हत्या होने के बाद में राजश्री ने क्या किया, राजश्री जो है वनों में चली जाती है, ग्रह और राज सब कुछ प्रशासन त्याग करके चली जाती है। जब हर्ष को ये बात पता चलती है, क्या हुआ, ये बात जब हर्ष को पता चली तो हर्ष ने क्या किया, हर्ष ने अपनी राजधानी, जब बहन के बारे में ऐसी बात पता चलती है तो हर्ष ने अपनी क्या की, राजधानी बदलकर क्या कर ली भैया, बदलकर कन्नौज कर ली। पहले राज्य हुआ करता था इसका थानेश्वर में, हरियाणा के क्षेत्र में। लेकिन हर्ष ने यहाँ पर राजधानी अपनी बदल ली अपनी बहन के चक्कर में, क्योंकि उसको उसे ढूंढना था, उसको वापस लाना था। जैसे ही कन्नौज राजधानी बना, कन्नौज पहले उनकी राजधानी था, तब बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ इसका। लेकिन जैसे ही हर्ष ने अपनी राजधानी बनाई, और हर्ष मतलब गुस्से में आकर के मतलब आसपास के राज्यों को दबोचने लगा, अपने उसमें मिलाने लगा, वैसे ही जो कन्नौज था, कन्नौज राजधानी बनने के साथ ही, राजधानी बनने के साथ ही राजधानी बनने के साथ ही उत्तर भारत का, संपूर्ण उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। मैंने बताया ना, राजधानी जैसे ही कोई नगर बनता था, कोई शहर बनता था, वो मुख्य रूप से सत्ता में आ जाता था, मतलब उसकी जो चर्चा होने लगती थी, प्रमुख नगर बन गया था, बन गया। अब कन्नौज में रहते हुए शासन करता है कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कन्नौज में अब शासन किया,
अपनी बहन को खोजा, विंध्याचल के क्षेत्र में बताते हैं उसकी बहन मिलती है। और उसके बाद में हुआ क्या, हर्ष दरअसल में साहित्य और कला में खूब प्रेमी था, खूब ज्यादा दान देता था। उसके प्रशासन में ह्वेनसांग आता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है, और ह्वेनसांग कहता है कि मतलब हर्षवर्धन दरअसल में कन्नौज और प्रयाग में क्या करता था, आयोजन करता था, सम्मेलनों का आयोजन किया करता था। उन सम्मेलनों में अपने 5 साल में की हुई कमाई को दान कर देता था। ऐसा चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा मतलब ऐसा कहा जाता है, उसकी रचना है एक सीयू की, उसमें मिलता है। आगे बताता हूँ आपको। यहाँ तक हमारी बात पहुंच गई। जब हम बात करते हैं कि मतलब कन्नौज को उसने राजधानी बना दिया, और राजधानी बनने के साथ में कन्नौज प्रमुख नगर बन जाता है। उसके बाद में होता क्या है, हाँ एक बात और, हर्षवर्धन को मैंने बताया आपको कि वो साहित्य, कला और कला प्रेमी था, और इसके साथ में धर्मों को प्रमुख रूप से उनकी विशेषताओं को जरूर मानता था। तो हर्षवर्धन क्या था, हर्षवर्धन धर्मशील होने के साथ, क्या, धर्मशील होने के साथ साथ धर्मशील तो था ही, धर्मशील होने के साथ साथ कला, या आप ऐसे लिख लीजिए साहित्य एवं कला प्रेमी था, साहित्य एवं कला प्रेमी था। ये हर्षवर्धन की बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उस भूति वंश में जो शासक था प्रमुख रूप से, वो हर्षवर्धन ही हुआ। तो हर्षवर्धन की बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मतलब वो धर्मशील होने के साथ में किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करता था, किसी भी धर्म को अपने जैसे स्वतंत्र रहते थे लोग, सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रहे जैसे कि वर्तमान में रह रहे हैं। भारत में हिंदू धर्म भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, और कहीं ना कहीं और अन्य धर्म भी हैं, बौद्ध, सिख और जैन, ये सब लोग रहते हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ऐसे ही ठीक मतलब वो धर्मशील होने के साथ में सभी धर्मों को आस्था रखता था, किसी भी धर्म को आगे या पीछे या इधर उधर नहीं करता था, उसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। अगर आप अपने किसी अन्य धर्म को मानते हैं तो आप मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज थी साहित्य के साथ में और कला के साथ में उसका जुड़ाव था, दोनों के साथ में बेहतर जुड़ाव था, उसका लिंक बना हुआ था कि मतलब हाँ साहित्य को आगे बढ़ाना है, कला को भी हमें आगे करते हुए चलना है। अब देखिए हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हुए बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते हैं बाणभट्ट, और उन्होंने एक रचना करी हर्षचरित, हर्ष की आत्मकथा उन्होंने लिखी। तो मैं बात कर रहा हूं हर्ष के दरबारी कवि, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने, कौन थे, बाणभट्ट ने अपनी रचना, ने अपनी रचना, उन्होंने एक रचना करी जिसका नाम था हर्षचरित। ये हर्ष की आत्मकथा हुआ करती है, हर्षचरित, उन्होंने हर्षचरित लिखी। ठीक, किसने, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना करी, जिससे हर्षवर्धन के समय के शासन, प्रशासन, राज्य विस्तार, अभियान, इन सब के बारे में, सम्मेलनों के बारे में काफी कुछ जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, और उसमें क्या 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 मिलता है हमें, हर्षचरित, बाणभट्ट ने अपनी रचना, यहां पर लिख लीजिए अपनी रचना, हर्षचरित में, हर्षचरित लिखी, हर्षचरित लिखी, जिससे
के समय के प्रशासन समाज प्रशासन के विषय में, समाज के विषय में हमको यहाँ पर समाज के घटनाक्रमों के प्रशासन समाज के घटनाक्रमों के विषय में जानकारी मिलती है। इनके विषय में जानकारी हमको मिलती है। किससे? हर्षचरित। देखो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, आपको नोट्स बनाना है, तो आपको केवल हर्ष का दरबारी कवि लिखना है, बाणभट्ट, और उसके बाद में रचना क्या है उसकी? हर्षचरित है, ऐसे लिखना है आपको। और शासन प्रशासन, इन सबको समाज के विषय में जानकारी, वहाँ की सत्ता कैसी थी, वहाँ की जनता कैसी थी, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगर किसी भी राजपाट, किसी भी राज्य का अगर आप जिक्र करेंगे तो वहाँ क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये मैं बता दे रहा हूँ, आज ही नहीं आने वाले हमेशा के लिए। देखिए वहाँ पर प्रशासन होगा, प्रशासन का तंत्र होगा, इनकी जानकारी हमें मिलती ही है। कैसा प्रशासन था, ये तो समाज के विषय में जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, कला के क्षेत्र में जानकारी मिलेगी, संस्कृति कैसी थी, वेशभूषा कैसी थी, ये भी जानकारी मिलेगी। जनता का स्वतंत्रता कितनी थी, जनता स्वतंत्र थी, टैक्स कौन कौन से थे, ये भी जानकारी मिलेगी आपको, कर कौन लगाता था। अगर कोई राजा, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता था, वहां पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ करता था, और यहाँ पर सम्मेलनों का आयोजन करता था हर्ष, ठीक है। तो इन सब चीजों को साहित्य, समाज, इन कला के बारे में जानकारी मिलेगी। किसी भी राज्य की बात कर रहा हूँ, चाहे जिस राज्य की आप बात कर ले, इन सब चीजें, ये चीजें कॉमन है, ये चीजें यहाँ से जरूर प्राप्त होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हर्ष ने अपनी राजधानी बदल ली, क्योंकि उसकी बहन जो नहीं मिल रही थी, कन्नौज कर ली, और कन्नौज के साथ ही कन्नौज मतलब सत्ता में आ गया, कन्नौज के जलवे हो गए, उत्तर भारत का प्रमुख जो शहर बन गया कन्नौज। और उसके साथ में हर्षवर्धन कैसा था, हर्षवर्धन धर्मशील हुआ करता था, वो कई सारे धर्मों को महत्व देता था, और साहित्य और कला का बहुत अच्छा ज्ञान रखता था, और प्रेमी भी था। प्रेमी का मतलब ये होता है, देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगाव है, लगाव होने के साथ साथ भी उस क्षेत्र मतलब उसमें आप काम करने में आपको मजा आता है, तो वो होता है उस क्षेत्र से आपको प्रेम हो जाता है। जैसे हमें पढ़ाने से प्रेम है, आपको पढ़ने से प्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपको किस चीज से प्रेम है। तो उसको, हर्ष को किससे था? कला से, किसी के धार्मिक व्यक्ति के पास में बैठने से, उसकी बातें सुनने से, कला के क्षेत्र में जो उसके, साहित्य के क्षेत्र में जो उसके राज्य में जो भी विकास हो रहा था, उन सबसे उसको प्रेम हुआ करता था। देखिए चीनी यात्री की मैं बात कर रहा था, ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग बात करता हूं। चीनी यात्री कौन था? कौन आता है? ह्वेनसांग। फाहियान की बात कर चुका हूं, ह्वेनसांग आता है, ठीक। चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग हर्ष के शासन काल में ही आता है भारत। शासन काल में भारत आया था, ठीक है। तो इसने क्या किया? भारत आया, जैसे एक रचना फाहियान ने लिखी थी, वैसे ही एक रचना ह्वेनसांग ने भी लिखी। और वह, देखिए ये सब क्या करने आते थे? बौद्ध शिक्षा को एकत्रीकरण करने, बौद्ध शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए, बौद्ध शिक्षा को समझने आने जाने के लिए।
चीन में आज भी बहुत सारे बौद्ध हैं, और जापान जैसे देश पूर्णतः बौद्ध मतलब राज्य है, मतलब देश हैं। और भारत में भी बहुत बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म से हैं, अब भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो क्या हुआ, भारत आया था, वह 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में रुकता है। कब? 645 ईस्वी तक भारत में रुका, और भारत में रुकने के साथ में उसने बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया। नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा ग्रहण की, वहाँ के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया, लिखाया गया, बौद्ध धर्म के बारे में उसने खूब जानकारी प्राप्त की। तत्कालीन समय में 7वीं शताब्दी चल रही थी, उसी समय किसका शासन हुआ करता था? उत्तर भारत में, उत्तर भारत में शासन हुआ करता था हर्ष का, और उसी समय आता है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने 645 ईस्वी तक क्या, वह 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। तक लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा, वर्षों तक भारत में रहता है कौन? आपका ह्वेनसांग। ठीक है, भारत में रहा 15 वर्षों तक। इसने अपनी रचना मतलब इसने एक रचना की, इसने अपनी रचना सीयू की। इसने अपनी रचना सीयू की, उसने एक रचना लिखी अपनी, और उसमें हर्ष के विषय में बहुत सारी जानकारियां उसने लिखी। क्या लिखा, क्या किया उसने अपनी रचना सीयूकी में? देखिए, उसने अपनी रचना सीयूकी में क्या किया था, एक मिनट। उसने देखो अपनी रचना सीयूकी लिखी, और सीयूकी में भारत को दो शब्दों, लगभग 2 शब्दों से पुकारा। में भारत को क्या कहा? भारत को इन तू और थिएन तून, एक और शब्द थिएन तून, इन 2 शब्दों से भारत को इंतु थिएंतु कहा, और अपनी यात्रा का वर्णन किया, और अपनी यात्रा का वर्णन किया। किसमें? अपनी सीयूकी में। क्या इसने हर्ष के विषय में जानकारी नहीं दी? दी। हर्ष के विषय में भी उसने जानकारी दी। उसने क्या कहा हर्ष के विषय में? उसने क्या कहा हर्ष के विषय में, कि हर्ष ना, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ कहाँ? प्रयाग और कन्नौज, क्योंकि राजधानी थी, और प्रयाग तो आप जानते हैं महाकुंभ चलने वाला है, और कन्नौज, ठीक है, कन्नौज में मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। परिषद का आयोजन करता था। आयोजन करता था। कौन करता था? हर्ष करता था। उसी ने ये बताया, किसने? ह्वेनसांग ने ही ये बताया कि जो हर्ष था ना, हर्ष कन्नौज में और प्रयागराज में मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और मोक्ष परिषद में करता क्या था वो? मोक्ष परिषद जिसको सम्मेलन कहा करते थे,
मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और उस मोक्ष परिषद में हर्ष क्या करता था कि सभी जितने भी, मैं आपको पहले बता दूं, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। कब आया था? हर्ष के शासन काल में आया था। और हर्ष के शासन में वो लगभग 629 ईस्वी के आसपास आता है। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी के आसपास आता है। और भारत में क्या करता है, 645 ईस्वी तक रहता है। उसने एक अपनी रचना लिखी, यात्रा का वर्णन किया, जिसमें अपनी यात्रा का प्रमुख वर्णन किया। और उसमें भारत को इंतून और थेतून नामक दो शब्दों से पुकारा लगभग। और उसने ये भी बताया हर्ष के विषय में कि हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करता था, मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और उस मोक्ष परिषद में क्या बताया उसने हर्ष के विषय में, उस मोक्ष परिषद में क्या किया, क्या करता था, मोक्ष परिषद में हर्ष अपनी 5 वर्षों में कमाई हुई जो उसने 5 वर्षों में जो भी धन संपत्ति अर्जित किया था, कमाई हुई संपूर्ण संपत्ति को दान में दे देता था। संपूर्ण संपत्ति को क्या करता था, संपत्ति को दान में दे देता था। दान में दे देता था। उसने किया क्या, दान में दे देता था। उसके पास जितनी भी संपत्ति आई थी, लेकिन हर उसको ह्वेनसांग को ऐसे पता कैसे चला, आपको ऐसे साक्ष्य कैसे मान सकते हैं कि ह्वेनसांग ने ऐसा कह दिया तो ऐसा ही करता होगा? लेकिन ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि ह्वेनसांग क्या करता है, क्योंकि ह्वेनसांग इस तरह की एक परिषद में शामिल हुआ था, इसलिए उसने लिखा था। इस तरह की एक परिषद में शामिल हुआ था, इस आधार पर वो कहता है, इस आधार पर उसको सही मान सकते हैं, शामिल हुआ था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हर्ष के आगे की। जब वो ह्वेनसांग इसमें शामिल हुआ, उसकी मोक्ष परिषद में, जब हर्षवर्धन की मोक्ष परिषदों में शामिल हुआ उसने, तो किसने, मतलब ह्वेनसांग ने, तो काफी सारी जानकारी इसके साम्राज्य के विषय में और अन्य चीजों के विषय में इसने बहुत सारी जानकारी दी। भारत के विषय में बताया कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसी चीजें, यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक, काफी सारी चीजें बताई। ठीक है, तो उन सबकी रचना करी। और उत्तर प्रदेश के जो इतिहास में हमें बहुत ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ पर तो क्या किया, इस तरह के हर परिषद में कौन शामिल हुआ, ह्वेनसांग। ये कहता था ह्वेनसांग एक चीज और बताता था। ह्वेनसांग कहता था कि मथुरा हर्ष के समय में मथुरा एक प्रमुख शहर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि मथुरा अपनी, ह्वेनसांग के अनुसार, या ह्वेनसांग के अनुसार ही है, ये सब ह्वेनसांग ही चल रहा है। ठीक है, ह्वेनसांग के अनुसार मैं बात कर रहा हूं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग के अनुसार जो मथुरा हुआ करता था, मथुरा ब्रज वाला क्षेत्र, कृष्ण का इलाका, मथुरा अपनी विद्वान हुआ करता था। यहाँ से बहुत सारे विद्वान निकलते थे। तो ये लिखता है कि मथुरा अपनी विद्वता और किसके लिए फेमस था, और नैतिक आचरण के लिए प्रसिद्ध था। नैतिक आचरण के लिए
आचरण के लिए जाना जाता था, प्रसिद्ध था, फेमस था, ठीक है, जाना जाता था। और बात क्या थी इसने बताई, इसी ने कहा, ह्वेनसांग ने ही कहा कि हर्ष की जो राजधानी हुआ करती थी, पूर्व राजधानी, हर्ष की पूर्व राजधानी जो थानेश्वर हुआ करती थी, हर्ष की पूर्व राजधानी थानेश्वर, कौन, थानेश्वर, अभिचार क्रिया, समझ रहे हैं ना आप, अभिचार क्या होता है, अभिचार क्रिया के लिए जानी जाती थी या प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो पूर्व राजधानी हुआ करती थी हर्ष की, अभिचार क्रिया के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो ये बताया किसने आपको, जानकारी दे रहा है ये ह्वेनसांग, ऐसा कह रहा है। और कन्नौज के विषय में क्या कहता है, इसको मिटाते फिर उसके बाद भी बात करते हैं। मैंने बताया क्योंकि वो मोक्ष परिषद में शामिल हुआ और उसने बताया कि हर जो भी 5 साल में जो भी मतलब आय प्राप्त करता था, उस आय को दान में दे देता था, क्योंकि उस तरह की वो इस तरह की परिषद में शामिल हुआ, इसलिए वो बता रहा था, ठीक है। और उसने मथुरा के विषय में बताया कि मथुरा से कई सारे विद्वान निकलते थे, ये अपनी विद्वता और नैतिक आचरण के लिए जाना जाता था। और हर्ष की राजधानी जो हुआ करती थी थानेश्वर, अविचार क्रिया समझ रहे ना, कि चोरी डकैती इन सब चीजों के लिए जानी जाती थी, इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध थी। मैं बात कर रहा हूं आगे कि कन्नौज, जब कन्नौज राजधानी शहर बन गया, जब राजधानी बन गया तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आ गई। किसी भी व्यक्ति में अगर संपत्ति की संपन्नता आ जाए तो वो कहीं न कहीं क्या करता है, उसके अंदर घमंड, गर्व नाम की चीज आ जाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन कन्नौज तो शहर था, वो उसके अंदर घमंड कहाँ से आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। जब कन्नौज राजधानी बन गया तो कन्नौज एक समृद्ध नगर बन गया। कन्नौज एक सुसंपन्न कह लीजिए, सुसंपन्न कह लीजिए, अच्छे से लिखिए आप, सुसंपन्न तथा समृद्ध समृद्ध नगर बन गया। नगर बन गया था कौन, आपका कन्नौज। इसे महोदय श्री के नाम से जाना जाने लगा, समझ लीजिए, इसे महोदय श्री के नाम से जाना जाने लगा। क्या हुआ, हर्ष ने अपना जो शासन था, वो सत्ता थी, कन्नौज को राजधानी बना दिया। और कन्नौज जैसे ही राजधानी बना, सुसंपन्न, कई सारी चीजों से समृद्ध हो गया, यहाँ पर लोगों को बेहतर रोजगार मिलने लगा। और यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र थे, वो काफी लोग, जो यहाँ का जो जनता थी वो भी समृद्ध हो गई, क्योंकि जनता में भी कई सारी चीजें, अपने विश्वास और अपने राजा के प्रति करुणा और दयावान ऐसा मतलब व्यक्ति था वो राजा, जो 5 साल में सबको दान देने वाला, सबको दान दे देता था, जनता के लिए इतना कुछ कार्य करने वाला। ऐसा जब राजा मिल गया तो कन्नौज अपने आप ही मतलब संपन्न हो जाएगा। जब ये संपन्न हो गया था तो उसको क्या नाम दिया गया, महोदय श्री के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है आपका ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग कहता है। तो बात ये थी, देखिए मैं बात कर रहा हूं अब हर्ष के साम्राज्य की। हर्ष के जो साम्राज्य था ना, उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या क्या आता था, हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारा क्षेत्र आता था, क्योंकि
देखिए उत्तर भारत में आप जानते होंगे, उत्तर भारत का जो प्रमुख क्षेत्र है कश्मीर, उत्तर में कश्मीर, ठीक है। कश्मीर से पूर्व में कहां तक आता था? पूर्व में आता था असम तक, असम, तथा दक्षिण में नर्मदा नदी, नर्मदा का नाम जानते हैं ना एमपी में, नर्मदा नदी तट तक इसका हर्ष के साम्राज्य, इसके हर्ष का साम्राज्य लिख लीजिए, हर्ष का साम्राज्य, इसके अंतर्गत कश्मीर से उत्तर में कश्मीर से पूर्व में असम तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक इसका विस्तार था। ठीक है, हर्ष का साम्राज्य यहां तक था। आप मान लीजिए कि उत्तर भारत में संपूर्ण इसी के अंतर्गत आता था। आपने देखा होगा कि नेपाल जो है भारत से मिलता जुलता क्षेत्र है, तो नेपाल भी इसके क्या था, नेपाल भी इसके अंतर्गत आता था, किसके? हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत। तो नेपाल भी आ गया यहां पर। एक सम्राट हुए और उन्होंने अपना एक अभिलेख लिखवाया, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। जब पुलकेशिन द्वितीय ने अपना एक एहोल अभिलेख लिखवाया, उस एहोल अभिलेख में लिख लीजिए इसको, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख, इनका एक अभिलेख हुआ, अभिलेख में, इस अभिलेख में हर्ष को, मतलब हर्षवर्धन को क्या कहा गया है? हर्षवर्धन को सकलोत्रा पथेश्वर, अर्थात उत्तर भारत का स्वामी, उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। किसमें? एहोल अभिलेख में कहा गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? आप इसको नीचे नोट कर लीजिए, क्या कहा गया है? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत का स्वामी या सकलोत्तरा पथेश्वर, सकलोत्तरा पथेश्वर कह लीजिए, या उत्तर भारत का स्वामी। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग कि ठीक से चल रही है क्लास या नहीं। उस क्लास को अच्छे से देखेंगे, प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मैं पहली बार तो रिवाइज करवाता चलता हूँ, एक बार और करवा देता हूँ। जैसे ही कन्नौज राजधानी बना, सुसंपन्न हो गया, समृद्ध नगर बन गया, बेहतर नगर बन गया, और इसे महोदय श्री के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उसी समय हर्ष का जो साम्राज्य हुआ करता था, जब ह्वेन-सांग बता रहा है ये सब बातें, उस समय हर्ष का साम्राज्य कितने कहां से कहां तक था। उत्तर में जम्मू कश्मीर के आसपास से लेकर के
पूर्व में असम के, देखिए असम तक था। और दक्षिण भारत में जब हम बात करते हैं इसके विस्तार की, तो ये नर्मदा नदी के तट के अंतर्गत वहां तक, नर्मदा नदी के तट तक था। और इसी के अंतर्गत एक देश है नेपाल, इसी हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। चालुक्य शासक हुए, उनका एक एहोल अभिलेख हुआ, पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख हुआ, एहोल अभिलेख, जिसमें हर्ष को शक्लोत्तरा पथेश्वर कहा गया, अर्थात इसका मतलब होता है उत्तर भारत का स्वामी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से भी आपको रिवाइज करवा दिया। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? हंसते खेलते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, और इस क्लास को हो सके तो दो चार छः लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपसे लगता है कि हाँ हो पाएगा ऐसा, तो नहीं तो आप देखते रहिए, आराम से मजे करिए, पढ़ाई करिए, बस अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।